सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत डिटेल में समझा कि टर्म्स, कंसेप्ट्स और उनके यूजेस क्या हैं सोशियोलॉजी में। हमने कई क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से, कई केस स्टडीज़ के थ्रू आपको एक एक टर्म, एक एक कंसेप्ट सोशियोलॉजी में कैसे एग्जीक्यूट होता है समझाया। पर्पज़ उसका ये था कि आप सोसाइटी को बेटर समझें। उसका पर्पज़ ये था कि आज के समय में देश में, विदेश में, समाज के स्तर पर, एक इंडिविजुअल के लेवल पर हम किन समस्याओं से ग्रसित हैं, हम किन इश्यूज़ के अराउंड घिरे हुए हैं और उनके क्या रेजोल्यूशंस हैं, इन्हें बेहतर समझ सकें, हम चैलेंजेस को बेटर आइडेंटिफाई कर सकें और बेटर रेमेडियल मेजर्स सजेस्ट कर सकें। इसी कड़ी में हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं आज। पिछले लेक्चरों के माध्यम से हमने कुछ सीखा। क्या सीखा, समझिए। हमने ये सीखा कि इंडिविजुअल और सोसाइटी आपस में कनेक्टेड हैं। एक इंडिविजुअल की बायोग्राफी सोसाइटी की हिस्ट्री बनती है। हमने देखा उस समय की वो सोसाइटी की जो हिस्ट्री है वो इंडिविजुअल की बायोग्राफी को शेप करती है। हमने ये देखा। तो इंडिविजुअल और सोसाइटी इंटरकनेक्टेड है आपस में। इतना ही नहीं, ये इंटीग्रेटेड भी हैं, एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए भी हैं। इनका ताना बाना आपस में ही बनता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि जैसे सभी की, हर इंडिविजुअल की, सोसाइटी की इस सेटिंग में कोई ना कोई लोकेशन है। इंडिविजुअल प्लेस किए गए हैं, जैसे उनकी कोई ना कोई प्लेसमेंट है। इसी प्लेसमेंट को हमने स्टेटस में समझा। हमने देखा कि इंडिविजुअल के स्टेटस होते हैं। स्टेटस हमने अंडरस्टैंड किए, जैसे कि हमने एक हायरार्की बताई कास्ट के बेसिस पर, जिसे हमने एंशिएंट सोसाइटी में वर्ण के आधार पर बताया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और उसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से अगर आपकी प्लेसमेंट लेवल 4 पे है, शूद्र की पोजीशन पे है, तो आपके प्रिविलेजेस और आपकी ड्यूटीज़ बदल जाएंगी। दूसरी तरफ हमने आपको बताया अगर आप ब्राह्मण लेवल 1 पे प्लेस्ड हैं तो आपके प्रिविलेजेस और ड्यूटीज़ टोटली चेंज हो जाती हैं। यानी कि आप सोसाइटी के इस हायरार्की में, इस अपरेटस में, इस स्ट्रक्चर में कहीं सेट हैं, कहीं प्लेस्ड हैं। ये बड़ी चीज़, ये स्टेटस था आपका। इसी से आपके कुछ रोल्स निकल कर के आए। अब अल्टीमेटली आप जो अपने रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं अपने उस स्टेटस के अकॉर्डिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोल बड़े बाय चॉइस हैं। ये भी हमने ऑब्ज़र्व किया। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको फिल्म में एक्टिंग का रोल ऑफर हो रहा है, आपको लेना है कि नहीं लेना, आपने अपनी चॉइस से डिसाइड कर दिया। तो हमने ये देखा कि सोसाइटी के तहत जब हम प्लेस्ड होते हैं और हम उस स्टेटस को धारण करके रोल्स प्ले करते हैं, तो ये रोल्स कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशंस हैं। हमारे उस प्लेसमेंट की ऑब्लिगेशन है, हमारी उस पोजीशन, उस स्टेटस की ऑब्लिगेशन है हम पर। हमें इसे निभाना है। हम जब इसके बाहर जा रहे हैं तो शायद प्रयास किए जा रहे हैं, कई ज़रिए अपनाए जा रहे हैं हमें वापस इस रोल में लाने के। हम रोल अच्छे से प्ले कर रहे हैं तो फिर हमें रिवार्ड किया जा रहा है। हम रोल से बाहर जाना चाहते हैं तो हमें पनिश भी किया जा रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि हम पर कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ कंट्रोल्स हैं। सोसाइटी हमें कंस्ट्रेंट करती है, हम पर कुछ कंट्रोल्स लगाती है कि हम उन ऑब्लिगेशंस, उन रोल्स से बाहर ना जाएं। हम बार बार उन्हीं के साथ अलाइन करें, वहीं पे आके सेटल हों। तो जितने भी रिकैल्सिट्रेंट्स हैं, जो भी इस तरह के ग्रुप्स हैं, उन्हें वापस लाने के समाज ने कई तरीके अपना रखे हैं। ये हमने आपको पढ़ाया था। इसे हमने सोशल कंट्रोल के माध्यम से सीखा। सोशल कंट्रोल भी हमने देखा 2 वे में एग्जीक्यूट हुआ, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हमने इसे अच्छे से समझा था। अब ये जो सोशल कंट्रोल आप पर लग रहा है, आप पर एग्जीक्यूट हो रहा है, यकीनन ही किन्हीं इंस्टीट्यूशंस के वाया ही हो रहा होगा। इन्हें हम सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पर जानते हैं, जो कभी तो आप पर पॉजिटिव सैंक्शंस लगा रही हैं, यानी कि आपको रिवार्ड कर रही हैं, आपको प्रोत्साहन दे रही हैं क्योंकि आपने वो एक्सपेक्टेड रोल फुलफ़िल कर दिया, और कभी ये आपको नेगेटिवली भी सैंक्शंस दे रही हैं, यानी कि पनिश कर रही हैं क्योंकि आप एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ बिहेवियर से अलग बिहेव कर रहे हैं। तो ये सोशल कंट्रोल इम्पोज करने वाली इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सोशल कंट्रोल मैंने पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था, ऑलवेज़ नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव भी होता है।
अच्छा भी होता है। ये सोशल कंट्रोल ही है, आदर सम्मान करना, लोगों को जीने देना, तो जियो और जीने दो, ऐसी भी तो एक मान्यता है। ये भी तो बढ़िया चीज़ है। तो सोशल कंट्रोल ऑलवेज़ नेगेटिव हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव भी सोसाइटी टू सोसाइटी बदलता है, कल्चर टू कल्चर बदलता है, या फिर एज टू एज भी बदलता है। ये भी बड़ी चीज़ है। एक समय में जो हो सकता है आपके बच्चों को आपके द्वारा लगाया जाने वाला कंट्रोल फील कर रहा हो सकता है वो बच्चा जैसे ही आगे जाके माता या पिता बने तो वो भी वही सेम कंट्रोल अपने बच्चों पे इम्पोज़ करे। तो एक एज में उसे वो सोशल कंट्रोल प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। उसे जब कहा जा रहा है कि गाड़ी अभी मत चलाओ, बाइक लेके मत जाना, उसे लगता है कि वो चला सकता है, लेकिन माता या पिता रोक रहे हैं। एक समय के बाद वो सेम ये रोल फुलफ़िल करेगा और तब उसे ये जायज़ लगेगा, क्योंकि उसका स्टेटस बदल गया, तो उसका रोल भी बदल गया। पहले वो बच्चे के रोल स्टेटस पे था, तो रोल भी बच्चों जैसे ही थे। आज स्टेटस माता पिता का है, तो रोल भी फिर वैसा ही है। तो सेम चीज़ आज अच्छी लगती है, कभी बच्चे के स्टेटस में बुरी भी लगती थी। तो स्टेटस जो है वो उम्र के मुताल्लिक भी बदलते हैं, समाज में बदलते हैं, इसी तरह से रोल भी बदलते रहते हैं, इसी तरह से सैंक्शंस भी बदलती हैं। किसी समाज में जो चीज़ें नेगेटिव सैंक्शंस बंद का रीज़न बन जाती हैं, किसी दूसरे समाज में वो चीज़ें पॉजिटिव सैंक्शंस का रीज़न होती हैं, नेगेटिव सैंक्शंस का रीज़न नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक पितृ प्रधान समाज है और वहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है कि लड़की ने अपने अधिकारों के लिए कुछ आवाज़ उठाई है, उस समाज में ये नेगेटिव सैंक्शन का आधार बन जाएगी, उसे पनिशमेंट भी दी जा सकती है। लेकिन एक विकसित समाज में हो सकता है, एक मॉडर्न सोसाइटी में अगर उस लड़की ने अपने अधिकारों की आवाज़ उठाई है, हो सकता है उसे चेरिश भी किया जाए, उसे सेलिब्रेट भी किया जाए कि हाँ, आपने सोसाइटी को और प्रोग्रेसिव बनने में मदद दी। ये डिपेंड करता है कि सैंक्शंस जो आप पे लग रही हैं, इसकी बैकग्राउंड सोसाइटी से आती है, सोसाइटी के स्टेटस पे डिपेंड करता है। सोसाइटी का भी स्टेटस होता है। जैसे मैंने बताया, सोसाइटी मॉडर्न है, ये भी बड़ी चीज़ है। तो हम इन सोशल इंस्टीट्यूशंस को आज पढ़ेंगे जो पीछे खड़ी हैं इन सोशल कंट्रोल्स के, जो इन सोशल कंट्रोल्स को एग्जीक्यूट कर रही हैं। अलग अलग तरह की इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें हम समझेंगे। 11th क्लास NCERT बुक इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। ओके, हम सोशल इंस्टीट्यूशंस को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मुद्दा ये है जो मैंने यहाँ पर लिखा, अभी आपको समझाया है। अभी इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाइज अ प्लेस इन सोसाइटी, ईच वन ऑफ अस हैज़ अ स्टेटस एंड अ रोल। देयर आर सोशल इंस्टीट्यूशंस दैट कंस्ट्रेन एंड कंट्रोल, पनिश एंड रिवार्ड। कौन होती, किस तरह की होती हैं? दो तरह की हैं, मैक्रो एंड माइक्रो सोशल इंस्टीट्यूशंस। मैक्रो लेवल इंस्टीट्यूशन, द स्टेट, राज्य आपके ऊपर बहुत से कंस्ट्रेंट लगाता है ना भाई। आप मुझे ये बताएं कि आप 18 बरस से पहले गियर वाली गाड़ी क्यों नहीं चला सकते? नहीं चला सकते ना, क्योंकि किसने आपके ऊपर रोक लगा रखी है? लॉ ने। अगर आप चला लेते हैं गाड़ी, तो वो अनलॉफुल है, माने कि वो इल्लीगल है। तो ट्रैफिक पुलिसमैन यही कहता है ना कि दिस इज़ इल्लीगल, जबकि आपके घर वालों ने आपको गाड़ी दे दी है, आप भी अपनी चॉइस से गाड़ी चला रहे हैं। तो फैमिली ने गाड़ी दे दी, हमने एज ए इंडिविजुअल भी गाड़ी ले ली, फिर भी वो सैंक्शनड नहीं है, क्योंकि लॉ इसे, तो वो पुलिसमैन आपको कहेगा ये अलाउड नहीं है। अब उसे सही वर्ड कहना नहीं आ रहा है, मेन बात इसकी सैंक्शन नहीं है, इसकी सैंक्शन नहीं, क्योंकि पूरे देश ने मिल करके बैठ के विचार करके एक संविधान बनाया। उस संविधान से ये प्रक्रिया आई कि 5-5 साल पे चुनाव करके सरकार चुना करेंगे। वो सरकार में एक प्रोसेस है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव एज एन MP जाके बैठते हैं, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देश हर 5-5 साल पे एक सरकार चुनेगा जो देश को रिप्रेजेंट करेगा। वो MPs ने मिल करके आप ही की विचारों को समझ करके एक कानून बनाया है, मोटर व्हीकल एक्ट, जिसमें कि 18 बरस के नीचे आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो समाज नहीं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के वाया समाज के लोगों के लिए ही एक नियम बनाया है, उसे भंग नहीं कर सकते, उसे वायलेट नहीं कर सकते, वो अनलॉफुल हो जाएगा, वो इल्लीगल हो जाएगा। हाँ, उसी समाज के किसी एक परिवार ने, किसी एक बच्चे ने गाड़ी चला ली,
लेकिन लार्जर सोसाइटी उसे क्या कर रही है, कंस्ट्रेंट। किसकी फॉर्म में, द स्टेट, राज्य। पहले तो राज्य ने कानून बनाया, तो राज्य यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ इन द लेजिस्लेचर, इन द पार्लियामेंट, और दूसरी तरफ वही राज्य ने आपको आकर के सड़क पे रोका, तो राज्य, द स्टेट, यहाँ पर एक्सप्रेस हुआ इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन की किस ब्रांच, द पुलिस। कौन सी सब ब्रांच, द ट्रैफिक। तो उसने आपको रोका भी। और जब आपने जज के सामने जाके कहा कि मेरे माता पिता का पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा शरीर, मुझे चलाना था, तुमको क्या, क्यों रोक दिया मेरे को, मेरी हाथ पाँव टूटेगा, मेरे घर वाले बनवा देंगे, मेरा मोटरसाइकिल टूटेगा, बनवा देंगे। तो जज कहेंगे कि बेटा देश का कानून अलाउ नहीं करता। आप कहेंगे क्या कानून, मैं नहीं मानता। कहेंगे बेटा कानून इसलिए है कि देश चाहता था। तो आप कहोगे क्या देश, कौन था देश, मैं नहीं था उसमें। तो कहेंगे कोई बात नहीं, तुम नहीं थे लेकिन समाज है उसमें, तुम भी कहीं ना कहीं उसी में हो, चिंता मत करो। तो ये कानून तुम्हें मानना पड़े, तुमने नहीं माना, चलो पेनल्टी दो। और मुझसे बदतमीजियाँ करोगे ना बेटा, तो इसी समाज ने कुछ और भी बनाया है, फिर जेल भी जाओगे। तो फिर वो सुधर जाता है, फिर वो नहीं करता ऐसा। 16 साल के हो तो फिर नॉन गियर वाली स्कूटियाँ दौड़ा सकते हो, लेकिन नियम से, स्पीड लिमिट के अंदर। किसी को ठोकोगे तो उठवा लिए जाओगे। इसलिए गाड़ियों की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करानी पड़ती। आपके दिमाग में कई बार आता है यार गाड़ी मेरी गाड़ी ठुके, बर्बाद हो जाए, जहन्नुम में गिर जाए जाके, मैं इंश्योरेंस नहीं कराता। ये लोग मेरा चालान करने को आ जाते हैं। पुलिस वाले से पूछ रहा है यार मेरी गाड़ी मैंने इंश्योरेंस नहीं कराता, तो क्या, वो आपको कहेगा, कई बार पुलिस वालों को भी नहीं क्लियर होता, वो ये कहते हैं इंश्योरेंस तो करानी पड़ेगी बस। आप भी उसे कह रहे हो यार एक बात सुन, 20 लाख की मेरी गाड़ी ना, आग लगा दे इसको, मुझे एक चवन्नी किसी देश से नहीं चाहिए, मैं नहीं कराता इंश्योरेंस, तू मेरा चालान क्यों करेगा। वो कहेगा देखो ये तो नियम है भाई। वो ये नहीं समझा पा रहा कि गाड़ी आपकी, रफ्तार बताई सरकार ने, उस गाड़ी पे कोई भी बैठ जाए किसी भी मूड में, उस मूड में गाड़ी चला के तुम सड़क पे जा रहे दूसरे लोगों को रौंद दो, ये तो आपका नहीं है ना। फिर तो आप गाड़ी चलाते हुए सड़क पे उतरोगे इस जिम्मेदारी के साथ कि जिसे आप ठोकोगे उसकी इंश्योरेंस आप पहले ही करा के चल रहे हो। तो थर्ड पार्टी की इंश्योरेंस करा के चलो, वो जिसे तुम ठोक सकते हो। ये तुम नहीं कराते तो चालान होगा। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस या डेप कैप इंश्योरेंस कराई नहीं कराई हमें नहीं मतलब, भाड़ में जाओ, हम चालान भी नहीं करेंगे। तो आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करा रहे हो, कॉम्प्रिहेंसिव या डेप कैप इंश्योरेंस, वो मैटर नहीं है पुलिस वाले के लिए। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि आप सड़क पर उतर रहे हैं, आप एक सामाजिक जिम्मेवारी के साथ उतर रहे हैं, आप वो गाड़ी किसी और पे चढ़ा नहीं देंगे, किसी और को नुकसान नहीं कर देंगे, और अगर आपसे हो गया तो वो नुकसान जो है ये इंश्योरेंस से भरा जाएगा। लेकिन हमारे देश में लोगों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का कंसेप्ट पता ही नहीं है, इसलिए तो कोई नुकसान उस पार्टी इंश्योरेंस से भर भी नहीं रहा ना। जिसकी ठुकती है वो भी आप ही से पैसा मांगता है, और आप उसकी गाड़ी ठोक रहे हो तो आप भी उसे खुद से जब अपनी जेब से ही दे रहे हो, बशर्ते कि वो हो सकता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाया पे हो जाए। तो दैट इज़ द कंसेप्ट। तो जब आप इंश्योरेंस कराते हो उसमें लिखा रहता है नीचे थर्ड पार्टी की फ़ीस चार्जेस 800 रुपये। अब तो बहुत महंगी हो गई थर्ड पार्टी भी, इट इज़ वेरी कॉस्टली। ओके, सो आप पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ एब्लिगेशंस हैं जो आपको फुलफ़िल करनी है। पहली आपकी वो लाइसेंस वाली ऑब्लिगेशन 18 बरस वाली फुलफ़िल कराई आपसे एक सोशल इंस्टीट्यूशन ने, वो थी द लॉ, द लीगल इंस्टीट्यूशंस। आई बात समझ में? अच्छा, मोहल्ले में घूमते रहते हो, गांव गली में घूमते रहते हो, घूमते हो हुल्लड़बाजियाँ कर, अब 18 से ऊपर ही हो, घूम भी सकते हो, हुल्लड़बाजियाँ करते हो, हल्ले मचाते हो, लड़कियों को लड़कों को डराते हो, स्कूल खुलने के बाद पहुंच जाते हो छुट्टी के टाइम स्कूल के बाहर, वहाँ पर जाकर के चिम चिल्ले करके मज़े लेते हो। ऐसे में गांव के मोहल्ले के बुजुर्ग अंकल आंटियाँ सब देख रहे हैं, वो आकर के आपके आपस में पहले बात करेंगे कि ये अच्छी बात नहीं है, मोहल्ले में ऐसा नहीं होना चाहिए, गांव में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बड़ा गलत हो रहा है। जब वो खुद बातें करते करते किसी तरह से तुम तक मैसेज पहुंचाएंगे कि भाई गांव वालों को ये अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर मोहल्लों वालों को ये अच्छा नहीं लग रहा है, तुम नहीं मान रहे हो, तुम्हारे घर तक बात पहुंचेगी, हिम्मत करके कोई एक अंकल या आंटी पहुंचेगा कि देखो सारा गांव सारा मोहल्ला इस बात को अच्छा नहीं मान रहा, ये गलत कर रहा। फिर परिवार ये देखेगा कि रहना तो हमने इस मोहल्ले में ही है, इस गाँव में ही, फिर वो आपको खींचेगा कि भाई क्या बदमाशियाँ, क्या बदतमीजियाँ, हमारा नाम डुबा रहा है, बदतमीजियाँ कर रहा है आजकल स्कूलों के बाहर जा करके। तो फिर हम वहाँ पर रुक जाएंगे, कहेंगे आगे से नहीं जाएंगे। दोस्तों ने पूछा आज नहीं आ रहा स्कूल के बाहर,
तो उसे कहेंगे यार वो चुगली लगा दी लोगों ने। वो क्या हुआ तुम पर? तुम आज नहीं गए स्कूल के बाहर, ये तुम पे एक और कंस्ट्रेंट लगा। ये सोशल कंस्ट्रेंट जो लगा ये फैमिली ने लगाया, और फैमिली पे ये सोशल कंस्ट्रेंट जो लगा ये गांव वालों ने, कई बार सरीका लगाता है तो किनशिप ने लगा दिया। आई बात समझ में? तो आपके परिवार, आपके कुनबे ने आप पर एक कंस्ट्रेंट और लगा दिया। अब यहाँ पर स्कूल के बाहर खड़े हो, लॉ कुछ नहीं कह रहा, आपको रोक नहीं रहा, आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। कई बार स्कूल के बाहर पुलिस वालों की ड्यूटी लगी होती है, चुप चढ़ के खड़े हो कोई बात नहीं, वो हल्ला मचाओगे फिर पकड़ते भाई क्या करने आया, कौन है तेरा यहाँ पे? फिर हम कहते हो अंकल है, अब अंदर अपनी है कोई, तो है कोई मतलब कि अपनी कज़न है, सिस्टर है, कोई भी है, फिर वो छोड़ भी देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं अंदर, आप शैतानी नहीं कर रहे हो, चुप करके खड़े हो, तो कुछ नहीं कहता। लेकिन समाज वहीं से गुजरते हुए कहीं घर वालों ने देख लिया, गाड़ी या शीशा खोल के भाई यहाँ क्या कर रहा है, फिर हम दुब दबा के भागेंगे। क्यों? क्योंकि एक कंस्ट्रेंट है। तो ये कंस्ट्रेंट तो स्टेट का नहीं था, ये तो लॉ का नहीं था, ये कंस्ट्रेंट तो भैया किसका था? फैमिली का था। हमने वो काम करना बंद कर दिया। चौक पे मत खड़े हुआ करो। लड़कों को एक आदत रहती है, ये 15 साल से 19-20 साल तक बड़ी घमासान आदत होती है, बाहर निकलने के लिए भागते हैं घर से, पता नहीं क्या होता है, गेट की तरफ। बाहर गली में पड़ रही हर आवाज़ अपने नाम जैसी लगती। जैसे जब मैं इस उम्र में था, गली में कोई आवाज़ आती थी मुझे लगता है सब ऐसे कह रहे रूप, मेरा घर का नाम है, मुझे ऐसी आवाज़, मैं घर में कोई ने बुलाया, कहते किसी ने नहीं बुलाया, चुप करके सो। दोपहर को हमें सुलाया जाता था, कहते सो चुप करके, कोई नहीं बुला रहा। लेकिन आवाज़ें आती हैं दूर दूर से कानों में कि कोई बुला रहा है। फिर बार बार एक गली का मोड़ होता है, मोहल्ले का एक मोड़ होता है, वहाँ बड़ा अच्छा लगता है। उस मोड़ पे जाके हम ही खड़े हुए हैं ना, 4 लोगों ने, हर आते जाते अंकल आंटी सब जो है, अच्छा बड़ा लग रहा है, वो मोड़ अपनी पंचायत जैसा लगता है। तो बार बार घर वाले मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि अच्छी बात नहीं, मोड़ पे मत खड़ा हुआ, तो नुक्कड़ पे खड़े, चौराहे वाले, नुक्कड़ वाले, मोड़ों वाले, ऐसे नाम डाल दिए जाते हैं। ये भी एक तरीका है हम पर सोशल कंट्रोल लगाने का। मैंने बताया था ना कि इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के कई तरीके हैं, जैसे लाफ्टर, कई ताने, कई नाम। तो ऐसे नाम दिए जाते हैं, अरे ये तो अब चौक चौराहों पे खड़े होते हैं भाई, चौरस्ते वाले, चौकों वाले, सड़क छाप, है ना। तो फिर वो हमको होता है ऐसी फालतू बातें मत करो, नहीं खड़े होंगे आगे से उस चौक पे, तो हम रुक जाते हैं, जबकि कोई कानून नहीं रोक रहा हमें उस मोड़ पे खड़े होने से। तो इस तरह के कंट्रोल हम पे लगते रहते हैं। हमारा सिस्टम लाइफ का ऐसा ही बनता है, हम इन्हीं से घिरे हुए हैं। ये सोशल कंट्रोल जो लगा रही हैं हम पे, ये हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। कई बारी हमें ये कंट्रोल लगाती हैं, हमें पनिश करती हैं, लेकिन कई बारी यही इंस्टीट्यूशंस हमें प्रिविलेज भी देती। कारण रोका चाहे परिवार ने था कि गाड़ी लेके नहीं जाना, स्कूटर लेके नहीं जाना, कॉलेज के बाहर नहीं जाना, चौक पे नहीं जाना, लेकिन इसी परिवार ने स्कूटर दिया भी, इसी परिवार ने गाड़ी दी भी, इज्जत से सड़कों पे उतरने का मौका भी इसी परिवार ने ही दिया। रोका उसी राज्य ने था कि 18 के पहले स्कूटर नहीं चलाना, लेकिन उसी राज्य ने एयरक्राफ्ट भी उड़ाने दिया, उसी देश ने पायलट के तौर पर जहाज भी उड़ाने दिए, क्योंकि उसने एक व्यवस्था बना करके हमें लाइसेंसेस दिए, हमें पायलट ट्रेनिंग कोर्स करवाया, और हम वो करके हवाई जहाज उड़ाते हैं। 18 के पहले जो राज्य हमें स्कूटर नहीं चलाने दे रहा, 18 के बाद वो 21 में हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करके हमें हवाई जहाज उड़ाने दे रहा है। 16 से 19.5 की उम्र में एनडीए का पेपर क्लियर करा के, और उसके बाद सीडीएस का करवा के, अगर एनडीए नहीं हो रहा आप एयरफोर्स में पायलट बनिए, कौन रोक रहा है आपको, उड़ाओ जहाज। देखो सेम राज्य था, कभी स्कूटर नहीं चलाने देता था, कभी पायलट भी बनाता था। तो जहाँ आपको कुछ पनिशमेंट्स हैं, जहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, वहीं पर प्रिविलेजेस भी हैं, रिवार्ड्स भी मिलते हैं। इसी की बात हम सोशल इंस्टीट्यूशंस के बाया करेंगे। आप पे रोक भी लगती है, सेम इंस्टीट्यूशन आपको प्रमोट भी करता है, आपको आगे भी बढ़ाता है, क्योंकि वही इंस्टीट्यूशन है फैमिली का आपको मोड़ पे खड़े होने से रोक रहा है, वही इंस्टीट्यूशन आपको स्कूटर, साइकिल, गाड़ी, कैसे भी स्कूल भी छोड़ के आता है कि नहीं। 1 मिनट के लिए देखो तुम्हारी लड़ाई क्या है, तुमको जब मोड़ पे खड़े होने से उस इंस्टीट्यूशन ने रोका, तुम्हारे मन में एक बात आई कि 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगता है कि घर छोड़ दूँ यार। तुम ऐसा ही कहते हो ना, मेरा तो दम घुट रहा है इस घर परिवार में, मन में तो आता है सब छोड़ छाड़ करके कहीं चला जाऊं। लेकिन दूसरे ही पल तुम्हें यह सच्चाई भी समझ आ जाती है कि सब कुछ मिल भी इसी से रहा है, स्कूल भी नाम इसी वजह से लिखा हुआ है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी घोड़े की मौज भी इधर से ही है, सब कुछ इधर से ही है कि नहीं।
ये बड़ी चीज़ है। जहाँ वो तुम्हें बहुत से ऐसे तजुर्बे नहीं करने दे रहे जो तुम कॉलेज स्कूल के बाहर जाए करना चाहते हो, दूसरी तरफ हर शादी विवाह महोत्सव में ले जाके, नई नई लोकेशंस पे ले जाके तजुर्बे करवा भी तुमको वही रहे हैं। तो इस तरह से अक्सर समाज में कई सवाल खड़े होते हैं। आप कहेंगे सर हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? समाज कई लड़ाइयों से गुजर रहा है, तुम्हें पता है। लड़ाई केवल वो नहीं होती बेटा कि तालिबान ने अफ़गान सेनाओं को जीत लिया और आज तालिबान का रूल है। तुमको क्या लगता है तालिबान की सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई? तालिबान हर रोज़ अपने आप से कई लड़ाइयाँ लड़ेगा। एक लड़ाई ये भी है कि उसे पूरी दुनिया और अपने देश के लोगों की एस्पिरेशंस पे खरे उतरना है। उसे एक जस्ट रूल देना है, विकास देना है। उसे अब शरिया पे ही खरे उतरना होगा, दिखाना होगा कि इस्लाम में प्रगति है। ये उसकी खुद की रोज़ की लड़ाई है। एक लड़ाई यह भी होती है कि आप अपने भीतर ही, समाज के भीतर ही एक द्वंद्व चल रहा है रोज़। बच्चों का माता पिता से द्वंद्व है, माता पिता का बच्चों से द्वंद्व है, परिवार का समाज से एक द्वंद्व चल रहा है। ये भी होता है। आप अपने मोहल्ले को, रिश्तेदारी को, किनशिप को सेटिस्फाई करते रह जाते हैं कि भाई हम तो भेजेंगे जी अपने बच्चे को बाहर। कई बार बहुत बड़ा शरीका खड़ा हो जाता है। आजकल पंजाब की बात करें, जब लड़की को आप बाहर भेजने लगते हैं तो आपसे कई तर्क दिए जाएंगे, अरे लड़की है, छोटी है, बाहर भेज रहे हो, कैसे चलेगा। तो आप पूरे बोल्ड मैनर में आते हैं और अपने पूरे शरीके से कन्फ्रंटेशन लेते हैं। एक द्वंद्व होता है शुरू कि यार मैं भेज रहा हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, मैं देख लूँगा, तुम कौन होते हो। ये द्वंद्व हैं जो हर रोज़ चल रहे हैं। इस द्वंद्व में कई बार ऐसा होता है हमें कि मन में आता है कि इन इंस्टीट्यूशंस को ही ब्रेक कर दे, इन इंस्टीट्यूशन से खुद को ब्रेक कर लें, या तो घर ब्रेक कर दें या खुद को इससे ब्रेक कर लें। आप यहाँ पे सही मैनर में सोच सकें, इसके लिए ये चैप्टर सब्जेक्ट वाया पढ़ाया जाता है। आपको सिखाया जाए कि ना तो इंस्टीट्यूशन ब्रेक करना है, ना खुद को इंस्टीट्यूशन से ब्रेक करना है। बस ये देखना है कि जहाँ पर वही इंस्टीट्यूशन तुम पर कुछ सोशल कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, वहीं तुम्हें वो कुछ प्रिविलेजेस भी देते हैं। हमें बस उन इंस्टीट्यूशंस को रेलेवेंट बनाए रखना है और तुम्हें एक ओबीडियंट फॉलोअर बनाए रखना है। उन्हें रेलेवेंट बनाए रखना है कि वो तुम्हारी बदलती ज़रूरतों को समझें, बदलते समाज को समझें, अर्थव्यवस्था को, राजनीति को समझें। तो वो अपनी कार्य पद्धति, प्रणाली दोनों को बदलें, अपनी एग्जीक्यूशन को, अपने वर्किंग पैटर्न को, दोनों को बदलें, अपने प्रिंसिपल्स को भी थोड़ा थोड़ा बदलें। और वहीं तुम भी दूसरी तरफ ओबीडियंट रहो कि यू आर डिवोटेड टू द इंस्टीट्यूशन, तुम इसे बेटर ही बनाओगे। क्योंकि ब्रेक अवे इज़ नॉट द सोल्यूशन, है ना। और फिर जब ऐसा हो जाता है, कुछ लोग इंस्टीट्यूशंस में खुद को देख ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर वहाँ पर आपने एक वर्ड अक्सर सुना होगा, सेडिशन। आपने देखा होगा कि राज्य ने, यानी कि देश ने, यानी कि सरकार ने, यानी कि पुलिस ने किसी बंदे पे सेडिशन के चार्जेस लगा दिए, देशद्रोह का मामला फिट कर दिया। वो इसी तरह से है कि वो पर्सन भी कह रहा है कि मैं नहीं मान सकता यार तुम्हारे नियम कानून, तो वो अब सेट ही नहीं हो पा रहा है इन इंस्टीट्यूशंस में, वो उस लीगल फ्रेमवर्क में खुद को देख ही नहीं रहा कहीं। और देश भी ये मान रहा है कि अब ये हमारे इंस्टीट्यूशनल सिस्टम में भाई ये सेट नहीं बैठता, ये तो द्रोही है भाई। द्रोही होने से रोकना है हमें समाज को। दूसरी तरफ समाज को भी रोकना है, लोगों की हर फ्रीडम, हर एग्जीक्यूशन को ये टैग ना दे करके दबा दो कि वो द्रोही हैं। ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? तो जहाँ एक तरफ संस्थाओं को रोकना है, इंस्टीट्यूशंस को रोकना है कि वो लोगों की एस्पिरेशंस को, इंडिपेंडेंस की फीलिंग को, फ्रीडम को हर बार किसी द्रोह का नाम दे करके, कभी विद्रोह की ये विपरीत द्रोह करते हैं, कभी देशद्रोह का नाम दे के दबाते मत रहो। वहीं दूसरी तरफ हमें इंडिविजुअल्स को ये बताना है कि द्रोही होना कोई मार्ग नहीं है, सेटलमेंट अचीव करनी है हमें। ठीक है, इसलिए चैप्टर है, क्योंकि ये द्वंद्व तो है, ये तो सत्य है। हम सफ़र कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों से, वी आर सफरिंग। पैसा है घर में भी, देश में भी, डेवलपमेंट है घर में भी, देश में भी, एजुकेटेड हैं, पत्रकार हैं वो, देश भी शिक्षित है, फिर भी द्वंद्व है। देश उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहा। देश यहाँ पर जब हम देखें तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो रही, वो उस गवर्नमेंट के रूल से कंफर्टेबल नहीं हो रहे। दोनों में एक द्वंद्व है और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। अंततः दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध होने की बजाय राष्ट्रहित में होना होगा।
इसके लिए सरकार को भी रेलेवेंट होना होगा, अपना पाथ बदलना होगा, और उस पर्सन को भी अपना पाथ थोड़ा सा बदलना होगा। दोनों को प्रेजुडिसेस से बचना होगा, दोनों को स्टीरियोटाइपिंग से बचना होगा, और दोनों को नेगेटिव थिंकिंग से ऊपर आना होगा। इस पर चर्चा, इस पर मंथन ना हो, देश, समाज, परिवार कैसे चलेंगे एक साथ? इंडिविजुअल कैसे ग्रो करेंगे? अलगाववाद की नीति से हम कैसे जी पाएंगे? केवल अलग ही होते जाएंगे। तो जब ये एकोमोडेशन नहीं हो पाती इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल के बीच, तो जन्म लेता है अलगाववाद। वो लोग खुद को उन इंस्टीट्यूशंस में एक्सप्रेस होते देखते ही नहीं। फिर वो बच्चा कहता है कि यार तुम्हें मेरी कोई पड़ी ही नहीं। वो अपने परिवार को कहता है तुम्हें मेरी कोई है ही नहीं। मैं स्कूटर चलाऊं तुमको उसमें प्रॉब्लम, मैं मोड़ पे चला जाऊं दोस्तों के साथ तुमको इसमें प्रॉब्लम, मैं स्कूल के गेट के बाहर खड़ा हो जाऊं तुमको इसमें प्रॉब्लम, मैं घूमने चला जाऊं तुमको इसमें प्रॉब्लम। तुमको मेरी कौन सी बात अच्छी लगती है? तो वो ये देख रहा है कि जैसे तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो मैं वैसे ही जीऊँ, मैं एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा हूँ कहीं पे, आई कैन नॉट सर्वाइव। वहीं फैमिली ये कह रही है तुम्हें गाड़ी चलाने से रोको तुम्हें तब प्रॉब्लम, तुम्हें यारों दोस्तों में घूमने से रोको तुम्हें तब प्रॉब्लम, तुम्हें मोड़ों पे जाने से रोको तुम्हें तब प्रॉब्लम, तुम्हें स्कूल के गेट के बाहर जाने से रोको तुम्हें तब प्रॉब्लम। तुम जो चाहते हो हम भाई वो अप्रूव कर ही नहीं सकते, तुम्हें हमारी कोई बात नहीं माननी, हम तुम्हारे साथ कैसे चलें? तो दोनों एक दूसरे से अलग होना ये एक बेटर ऑप्शन समझते हैं। ऐसे देश के स्तर पर भी एक बड़ा समूह या एक बड़ा वर्ग अलग हो जाना चाहता, अलगाववाद आता है। ये किसी राष्ट्र के लिए, किसी समाज, किसी परिवार के लिए अच्छा नहीं होता। बेहतर ये है कि हम इस अलगाववाद को दूर करें। उसके लिए हमें समझना होगा कि कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं और कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ सोशल कंट्रोल्स हैं जहाँ पर सोशल कंट्रोल्स एक लेवल पर आपको पनिश करते हैं, वहीं रिवार्ड भी करते हैं। हमें जेन्युइन एस्पेक्ट्स में पनिशमेंट लेके आनी है और अच्छे कामों के लिए रिवार्ड प्रमोट करने हैं। हमें गलत चीज़ों के लिए रिवार्ड और जेन्युइन कंडक्ट के लिए पनिशमेंट वाले ट्रेंड को बदलना है। वह समाज बर्बादी की ओर बढ़ने लग जाता है जब रिवार्ड उनको मिले और उन कामों के लिए मिले जो कि अप्रिय हैं, और पनिशमेंट उनको मिले और उन कामों के लिए मिले जो प्रगतिशील हैं। आई बात समझ में? ये हो रहा है, इसे हमें रोकना है। तो कबीर कह गए हैं, कहत कबीर सुनो भई साधु, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना घुन का, कौआ मोती खाएगा। मतलब वो यही बता के गए हैं कि एक ऐसी सोसाइटी भी होगी जिसमें वो इंडिविजुअल्स मोती चुगेंगे जो कि करेक्ट नहीं है, यानी कि कौए, यानी कि काला काम, यानी कि नियमों के विरुद्ध, और वो घुन खाएंगे जो कि प्रगतिशील बातें करेंगे। यह नहीं होना चाहिए। तो वो इसी बात पे बात करके गए कि सोशल इंस्टीट्यूशंस को करेक्ट मैनर में बिहेव करना है, ऐसा ट्रेंड प्रमोट हमें नहीं करना है। ओके, इन चीज़ों से बचना है। तो वो यही समझा के गए। सोशल इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम इन्हें इस तरह से देख सकते हैं जैसे कि फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। फैमिली इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन। मैरिज तो मैं कई बारी क्लास में जिक्र कर चुका हूँ कि मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। मैरिज इज़ अ वेरी बिग सोशल इंस्टीट्यूशन। कारण क्या है? देखिए, विवाह होता है, हम जिस समाज में हम उसकी बात कर लेते हैं। भैया मैं आदिवासी समाज में तो फ़िलहाल मैं नहीं हूँ, चैप्टर के बाद उसकी भी बात करेंगे। मैं जिस समाज में हूँ, विवाह होता है, एक महिला अपने पिता परिवार से अपने पति के परिवार में आती है। वहाँ आने के बाद संतान होती है, एक नया परिवार आगे बढ़ता है, कुल स्थापित होता है। इस परिवार और इस कुल से समाज स्थापित होता है। तो यहाँ पर अगर हम मैरिज को देखें तो महिलाएं यहाँ समाज की स्थापना का आधार हैं। यदि महिलाएं एक परिवार से दूसरे परिवार की ओर जा ही नहीं रहीं तो परिवार आगे बढ़ नहीं रहा। जब ये हो ही नहीं रहा तो नया कुल स्थापित हो नहीं रहा। जब ये कुल स्थापित हो ही नहीं रहे तो समाज ही नहीं स्थापित।